हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं एचआर में, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में आने वाले सेकंड क्वेश्चन की, जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके पास वो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैंने आपको बोला था पहली क्लास में डाउनलोड करने के लिए, तो उसे आप साथ में खोल सकते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, इसे करना कैसे है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वेटेज जी इसका जो है वो है अगेन 20 मार्क्स, राइट। 20 मार्क्स का ये पेपर आपको क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। बहुत स्कोरिंग है क्योंकि कई बार तो क्या है 1 1 मार्क के आंसर हैं, ठीक है, जो बहुत ही स्पेसिफिकली हैं। एंड फिर कुछ एक्सप्लेनेशन में है, तो काफ़ी स्कोरिंग है। आप बिल्कुल इसमें 15+ लेने की अप्रोच रखिए, ठीक है। कैसे लेनी है, कैसे करना है, उसको ज़रा एक बार देखेंगे, समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड ले लेते हैं, ज़रूरी रहेगा। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टेप टू बी फॉलोड, ठीक है। स्टेप्स आप सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, क्यों पूछा जा रहा है ये। क्या आप इंग्लिश में एबिलिटी रखते हो रीड करने की, रीड करके उसे इंटरप्रेट करने की और किसी को समझाने की। आपको याद होगा आपने 9th 10th तक जब भी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसके आपने आंसर्स दिए, यही पढ़ते थे आप। यही काम यहाँ पे है। आप जो रीडिंग कर रहे हो, जो भी पैसेज आप रीड कर रहे हो, बस आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर पाओ, बस इतना ही काम आपसे चाहते हैं, ठीक है। वो आंसर्स किस बेस पे होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन जो आपको पैसेज में पूछी गई है। अगर आपकी पर्सनल राय पूछी गई है, तब नहीं पूछी गई तो फिर आपने नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल राय पूछी गई है तब आप जाके राय दे सकते हो यहाँ पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप अपनी भाषा जो है उसका मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हो पैसेज से। इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली रहनी है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। प्रेजेंटेशन अगेन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जब मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँगी सबसे पहले, तो प्रेजेंटेशन से हम स्टेप्स पे आएंगे, फिर प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। स्टेप 1 क्या है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले क्या करोगे, रीड द पैसेज टिल यू अंडरस्टैंड द मैटर। जब तक आपको मैटर समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है, वहाँ तक आप पैसेज रीड कीजिए, ठीक है। पूरा पैसेज पहली बार में रीड नहीं करना है। डोंट रीड द होल पैसेज इन वन गो, नहीं, ये नहीं करना है। नंबर 2 आपने क्या करना है, नंबर 2 आपने करना है रीड द क्वेश्चंस। आपको वंस पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, नाउ रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रीड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रीड करते हुए आपको क्या करना है, मार्क कीवर्ड्स। क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आपने मार्क करने हैं, मार्क कीवर्ड्स, राइट। ये आपके पहले 2 स्टेप हैं। पहले आप पैसेज वहाँ तक रीड कीजिए जहाँ तक आपको सब्जेक्ट समझ में आए। दूसरा स्टेप क्या है कि आप क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपने रीड करने हैं। क्वेश्चंस रीड करते हुए आप मार्क कर लीजिए कीवर्ड्स को। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि आपने लोकेशन मार्क करनी है, लोकेशन ऑफ द आंसर, इसे मार्क कर लीजिए कि आपका आंसर की लोकेशन क्या है, ठीक है। वो पहले पैराग्राफ में आंसर है, दूसरे पैराग्राफ में आंसर है, तीसरे पैराग्राफ में आंसर है, वो आप ब्रैकेट कर लीजिए कि मेरा आंसर यहाँ से मुझे लेना है। फिर नंबर 4, ठीक है। जब आपने लोकेशन ऑफ द आंसर्स जो हैं वो चेक कर लिया, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। नाउ स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब इसमें आपने जो की पॉइंट्स हैं वो कौन से देखने हैं, मतलब आपकी जो स्टेप्स हैं वो क्या फॉलो होने चाहिए, उसको ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू नो की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं इसमें से तो क्या होगा, ठीक है। तो मार्क्स अगर आपने ज़्यादा लेने हैं तो पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि आपको
आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट ही क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अब जब मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है उसको ज़रा समझते हैं अगले पेज पे। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 2, राइट। अब क्वेश्चन 2 है ये, और क्वेश्चन 2 है क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने इसे आंसर कैसे करना है, अब आपने लिखना है इसका आंसर, राइट। जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर लिखने में भी क्वेश्चन लिखना ज़रूरी ही है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आंसर पहले लिख सकते हैं, ए का आंसर क्या है, फिर लिख सकते हैं बी का आंसर क्या है, फिर लिख सकते हैं सी का आंसर क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास इनफ टाइम है, टाइम काफ़ी है आपके पास। तो आप ना एग्ज़ामिनर को थोड़ा सा ईज़ फील करवाने के लिए, ठीक है, कि एग्ज़ामिनर जो है वो थोड़ा ईज़ी फील करें, वो करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे जब आंसर लिखा तो पहले लिखिए क्वेश्चन ए, ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए। ऐसा भी नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है, आप क्वेश्चन आधा अधूरा भी लिख सकते हैं। फिर आंसर लिखिए, आंसर ए का क्या है ये आप कंप्लीट कीजिए। आपने सोचो इतनी लाइंस में आंसर दे दिया, ठीक है, ये पहला आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़िए और फिर लिखिए कि क्वेश्चन बी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बी, उसको लिखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। फिर आप लिखिए आंसर बी, आंसर बी क्या है। अगेन फिर सेम पैटर्न, राइट। और फिर एक स्पेस छोड़ के आंसर 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह की समझ आनी चाहिए जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो। प्रेसी का मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट है जो मैंने बोला, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब दूसरा की पॉइंट क्या है उसको ज़रा समझते हैं। दूसरा की पॉइंट है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोफिशिएंट लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें कोई एरर ना हो, ये फ्लॉलेस हो, ये लेजिबल होनी चाहिए राइटिंग आपकी, ठीक है। लेजिबल राइटिंग के साथ आपने लिखना है, राइट। कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपके आपसे, ठीक है, ये भी आपने देखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओहो, सॉरी। नंबर 2 आपने देखना है कि लैंग्वेज जो है वो फ्लॉलेस हो, ठीक है। लैंग्वेज फ्लॉलेस होनी चाहिए, राइट। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग देखने हैं कि आप स्पेलिंग ठीक डाल रहे हो या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। प्रेजेंटेशन आपने देख ली, लैंग्वेज आपने देख ली, ठीक है। तीसरा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड्स द नंबर ऑफ नंबर जो इसके दे रखे हैं। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप 5 लाइंस लिखो तो ये गलत ही होगा, ठीक है। आपको बस टू द पॉइंट लिखना है, बी वेरी स्पेसिफिक वाइल राइटिंग, ठीक है। आंसर या मैं कहूँ लेंथ ऑफ द आंसर, लेंथ ऑफ द आंसर according to the question, according to the question, right। और ये भी याद रखना कई बार क्वेश्चन इन क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों ही क्वेश्चन आंसर हो। फोर्थ, राइट, आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो नो पर्सनल नॉलेज, नो पर्सनल नॉलेज should be सरफेस्ड। आपकी कोई पर्सनल नॉलेज आपने नहीं देनी है, ठीक है। नॉलेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन उसी को देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फटाफट से रीडिंग पैसेज जो हमें पूछा गया है एग्ज़ाम में उसी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है।
ये आपका रीडिंग पैसेज है। आप इसे एक बार वीडियो पॉज़ करके पढ़ लीजिए। ये पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसे ज़रा थोड़ा लेजिबल किया है। आप इसे पढ़ लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था कि बस पढ़िए वहाँ तक जहाँ तक आपको समझ में आ जाए कि बात किसकी हो रही है। अब वो बोल रहे हैं मोर सीनियर सिटीजन often tend to forget people whom they had known very well but are puzzled and embarrassed when they meet and are asked, how are you? They counter events like, Uncle, do you remember me when I came to your house? Or, Hello, my friend, how long has it been since we met? How are you? This kind of temporary blackout is common. तो क्या बात हो रही है? बात हो रही है सीनियर बंदों की जो भूल जाते हैं, ठीक है? उम्र जो है वो उसमें ऐसा पड़ाव भी आता है जब इंसानी चीज़ें चीज़ें जो हैं वो भूलने लगता है, ठीक है? तो ये पैसेज में हम बात कर रहे हैं यही फॉरगेटफुलनेस की, ठीक है? जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। कभी-कभी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे आप कहते हो अंकल पहचाना मैं कौन हूँ, ठीक है? या कोई फ्रेंड ही कहता है ओ भाई कैसे है? कितने दिनों बाद मिला आपको पता ही नहीं कौन है सामने, है ना? तो ये फॉरगेटफुलनेस के ऊपर ही ये सारा पैसेज जो है वो होगा। हमें फटाफट से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने लिए पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करवाती हूँ कि किस तरह से कीवर्ड मार्क करने हैं आपने। आप अपने लिए ये क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस को मार्क कैसे करना है। कह रहे विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ suggest दैट मेमोरी लॉस doesn't necessarily मीन कंप्लीट लॉस, राइट? ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? पहले पैसेज में ऐसी कौन सी फ्रेज दे रखी है जहाँ से हमें इस बात का पता चले, ठीक है? नेक्स्ट आता है और आपको पूछा गया है कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर एनीथिंग और अ परमानेंट स्टेट, ठीक है? तो किस लाइन से आपको पता चल रहा है? द राइटर सेज नॉट मैनी आर सो गिफ्टेड टू होम दिस वर्ड सो हेयर पॉइंट टू, ठीक है? सो वर्ड किसके लिए राइटर ने यूज़ किया है? और आपको साथ में वो भी दे रखे हैं, नाम भी दे रखे हैं, सर नॉर्मन विटसन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या मार्क ट्वेन। इन तीनों में से एक ही होगा, बस हमने नाम ही यहाँ पे देना है, ठीक है? जैसे पैराग्राफ में आएगा हम इसको करेंगे। द राइटर बिलीव्स दैट वीडियो गेम्स स्लोली कोज मेमोरी लॉस। ये ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना ही बताना है। क्या बताना है? कि वीडियो गेम्स जो हैं वो कोज करती हैं मेमोरी लॉस को। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बस इतनी सी बात बतानी है हमने, ठीक है? नेक्स्ट है द राइटर सीम्स टू बी इन द फेवर ऑफ कंप्लीट बैन और यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स। तो राइटर जो है वो इन द फेवर है कंप्लीट बैन और यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? और ये थोड़ा सपोर्ट करना है, हमने आगे बताना है, रीज़न बताना है। पैसेज में ही आपके पास होगा कहाँ से हमने लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने रीज़न ज़रूर बतानी है, ठीक है? Whose humorous words does the author cite to convince the use that even listening 2 or 3 points would be hard for elders? ठीक है, तो किसका ह्यूमरस वर्ड्स जो है वो राइटर साइट करता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे भी हमें किसी पर्सन का नाम दे रखा होगा जिसके कोटेशंस जो हैं वो राइटर यूज़ कर रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये कीवर्ड्स इस तरह से हमने लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चंस, हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है? तो कीवर्ड्स लेंगे हम। इनके कीवर्ड्स आप खुद ढूँढने की कोशिश करो और फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, कह रहे नेक्स्ट आता है आपके पास सोशल मेडिकल साइंटिफिक मेडिकल टर्म फॉर द लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी
अभी देखो क्वेश्चन से और आपको समझ में आ रहा है ना, मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है? तो वो किस वजह से है? उसका वन वर्ड क्या है? एमनीशिया, डिमनीशिया, यूथेंसिया, यूरेसिया, इसका क्या है? वो हमें देखना पड़ेगा। ऑफ द रिमार्क्स दैट राइटर साइट्स विच वन वॉन्स अस, हमें वॉन कौन सा करता है, ठीक है? इफ़ यू फील, डू यू रिमेंबर थिंग्स, इट कुड बी अनरिलायबल, कि कुछ चीज़ें अनरिलायबल होंगी, ठीक है? सेंटेंस को कह रहे हैं रिप्रोड्यूस कीजिएगा जिस सेंटेंस की आप बात कर रहे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है, डज द राइटर सेज दैट फॉरगेटफुलनेस अफेक्ट्स एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन। तो आपने बताना है कि क्या फॉरगेटफुलनेस सबको अफेक्ट करती है विदाउट एक्सेप्शन। इस चीज़ की रीज़न भी दीजिए, हमने रीज़न भी देनी है इस चीज़ की। Which sentence in the passage gives you a hint that writer prefers traditional games to ones with modern gadgets? कौन सा एक सेंटेंस है जहाँ से पता चलता है कि राइटर जो है वो गेम्स को, मॉडर्न गेम्स को, मॉडर्न गैजेट्स को जो है ट्रेडिशनल गेम्स से कम मांगता है? तो इसको भी हम करेंगे ज़रा एक्सपेंडेड मैनर में। नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे टू विच एज ग्रुप डज द ऑथर बिलोंग। ऑथर किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है? और सपोर्ट आंसर करने के लिए आप वर्ड्स जो है वो पैसेज के उठाइए और बताइए कहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही है। द राइटर टॉक्स अबाउट एडिशनल वेज इन एक्सेस ऑफ डजन टिप्स फॉर डीलिंग द फॉरगेटफुलनेस। अब यहाँ पे एडिशनल वेज ऑफ ये बात करी गई है और 12 डजन टिप्स की बात हो रही है, ये देखेंगे, अभी हमने पैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं है। विच आर दोज डजन टिप्स दैट द राइटर सुजेस्ट। कौन सी डजन टिप्स की बात है जो राइटर सुजेस्ट करता है टू सरमाउंट द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटफुलनेस? मेक द फुल लिस्ट ऑफ देम, राइट देम वन बिलो द अदर एंड नंबर देम। क्यों बोला है नंबर देम? क्योंकि कितनी है, 12 हैं। उन्होंने बोला 12 डज़न है, ठीक है? अब ये डज़न वाली है, 12 हैं, तो आपको 1 से लेके 12 तक वो सारी चीज़ें लिखनी है जो ऑथर ने कही हैं। तो आइए एक बार फिर से पैसेज पढ़ते हैं। आई वांट, अच्छा आपने तो पढ़ लिया है पैसेज। अब पैसेज में लोकेशन, जैसे मैंने कहा, मार्क की जाएगी। जैसे आपका मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन आपका था, अब ये पहला क्वेश्चन आपका है कि विच फ्रेज इन द पैसेज सुजेस्ट दैट मेमोरी लॉस डजंट नेसेसरली मीन कंप्लीट लॉस एबिलिटी टू रिमेंबर एनीथिंग परमानेंट स्टेट। 1 मार्क का है। अब जब हम इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो पूरे पैसेज में इसकी लोकेशन कहाँ पे मिलती है हमें, यहाँ से हम देखते हैं, राइट? ये आपका पैसेज है, इस पैसेज से देखिए आपको कहाँ पे ये मिलती है। थोड़ा सा स्क्रीन का ऐसा है। मैनी सीनियर सिटीजन ऑफन टेंड टू फॉरगेट पीपल, है ना, भूल जाते हैं। whom they had known very well, but are puzzled and embarrassed when they meet and are asked, how are you? They encounter event, uncle, do you remember me when I came to your house? Or hello, my friend, how long has it been? We met, how are you? This kind of temporary blackout is common. ये टेम्प्ररी ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत कॉमन है। यही पूछा गया है कि कौन सी फ्रेज़ है जो ये बताती है। तो ये फ्रेज़ का जो लोकेशन है वो हमारे पास यही रहा, राइट? अब इसमें से हम आंसर कैसे बनाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इससे आंसर कैसे बनेगा। अब देखो ये आपके पास स्टेटमेंट पूरी है, अब इससे आंसर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी वन मार्क का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मार्क का ही लिखना है। Uncle, do you remember me when I came to your house? Hello, my friend. How long it has been since we met? This kind of temporary backloud is common. Here I am reminded of those humorous quotes. ये नहीं, बस इतनी ही लाइन आपके पास है। तो उन्होंने कहा which phrase in the following paragraph suggests that memory loss doesn't necessarily mean complete loss of ability to remember anything.
और अ परमानेंट स्टेट, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो हमें ये क्वेश्चन जो है वो हमें बताती है, तो इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। सो द आंसर इज द फ्रेज दिस काइंड ऑफ टेम्पररी ब्लैकआउट इज कॉमन। ये वाली फ्रेज को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है कि विच फ्रेज ये बताती है, राइट। means that memory loss is not a complete loss of ability to remember anything. In fact, it is a temporary state. ये तो एक temporary state है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 मार्क जो है वो complete हो जाता है। अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैंने लोकेशन आप लोगों के लिए पहले ही एक्सट्रैक्ट करके रखी है सो दैट आप इस चीज़ को थोड़ा समझें। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, द राइटर सेज नॉट मैनी आर सो गिफ्टेड। तो पूछा गया है कि टू होम डज द वर्ड सो हियर पॉइंट्स। सो का यहाँ पे मतलब क्या है, किसके लिए ये बात हो रही है। अब आपको दे रखा है कि एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल वॉज Mr. Swaminathan, the scientist who recently passed away at the age of 98. He had a remarkable memory for the people and the event, yet not every senior citizen is so gifted. हर सीनियर सिटीजन इतना गिफ्टेड नहीं होता जितने कौन थे, जितने थे स्वामीनाथन, ठीक है। तो अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए, देखिए ज़रा किस तरह से लिखा जाएगा। द फ्रेज नॉट मैनी आर सो गिफ्टेड रेफर्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन हु वॉज अ रिनाउंड साइंटिस्ट। बस बात खत्म। हु वॉज अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसे ही 1 मार्क का आंसर है ना, इससे ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो इतना ही लिख के हम इसे कंक्लूड कर देंगे। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर बिलीव्स दैट वीडियो गेम्स स्लोली कॉज मेमोरी लॉस। ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप इसको देखिए, 1 मिनट पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए, और फिर आप मेरा आंसर देखिएगा क्या आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ डू इट जल्दी से। सो आप देखते हैं कि पर्सनली आई हैव अटेम्प्टेड टू फॉलो ऑल दीज टिप्स एंड आई फाइंड देम वेरी यूजफुल। व्हाट आर द अदर वेज विच स्लो मेमोरी लॉसेस, जो मेमोरी लॉस को स्लो करते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं। तो कीप आर माइंड्स अलर्ट एंड एक्टिव, these are days of computer video games, but then crossword puzzles actually beat computer video games in slowing memory loss. Kere, the writer believes that video games slowly cause memory loss. क्या राइटर ने ऐसा कहा है? नहीं। राइटर ने कुछ तरीके बताए कि मेमोरी लॉस जो है उसे ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उसने जब तरीके बताए तो उसने तरीकों में एक तरीका क्या बताया, वीडियो गेम खेलने का। तो कहते हैं वीडियो गेम खेलने से भी मेमोरी लॉस जो है वो कम होता है। फिर उसने कहा कि एक और बेटर तरीका है, वो क्या है, क्रॉसवर्ड सॉल्व करने का। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मेमोरी जो वीडियो गेम्स है, वो कॉज करती है मेमोरी लॉस को, नहीं, ठीक है। स्लोली कॉज मेमोरी लॉस नहीं। उसने कहा इससे तो मेमोरी लॉस से बचा जा सकता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे प्लीज़ इस चीज़ पे गौर देना, ठीक है। क्या होगा, इस तरह से, राइट। हाँ, ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसकी स्लाइड थोड़ी मेरे ख्याल से मिस हो गई है मेरे से। चलिए मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये लिखेंगे, नो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट। और आगे भी उसे सपोर्ट करने के लिए लिखेंगे ज़रूर, राइट।
यहाँ पे, राइट। हम लिखना शुरू करते हैं। द स्टेटमेंट is false since the author opines that video games playing video games may slow memory loss। अगर आप सीधा ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो शायद मार्क्स इतने अच्छे से नहीं मिले, है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर दीजिएगा। वेल आगे है हमारे पास, कहते द राइटर सीम्स टू बी इन द फेवर ऑफ कंप्लीट बैन और यूज़ ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, प्लीज़ आप इसे, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है तो आप ज़रा इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपके पास है कंप्लीट बैन एंड यूज़ ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जबकि वो क्या कह रहे हैं, कह रहे एक्सरसाइज, ईट वेल, प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, अवॉइड और लिमिट ड्रिंकिंग अल्कोहल। या तो अल्कोहल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको लिमिट कर दीजिए। ठीक है, तो उसने नहीं बोला कि बैन कर दीजिए, बैन करने की उसने कोई बात नहीं कही है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ फॉल्स एज द राइटर सजेस्टेड टू अवॉइड और लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन। एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख दिया कि अवॉइड, एज इट इज़ अवॉइड और लिमिट ड्रिंकिंग एल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल ना लिख के, अच्छा कंजम्पशन का फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। राइट, इट इज़ फॉल्स एज द राइटर सजेस्टेड टू अवॉइड और लिमिट ड्रिंकिंग एल्कोहल, बैन की बात नहीं करी है उसने, तो इसलिए आपका आंसर गलत ना हो जाए, आपने बड़े अच्छे से उसका पॉइंट भी देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हुज ह्यूमरस वर्ड्स डज द ऑथर साइट टू कन्विंस दैट एज वी लिसन टू 2 और 3 पॉइंट्स वुड बी हार्ड फॉर एल्डर्स। एल्डर्स के लिए ये बातें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे ज़रा कोशिश कीजिए, किसकी बात हो रही है। ये लोकेशन मैंने आपके लिए इसलिए मार्क कर दी क्योंकि पूरा पूरा पैसेज बार बार लिखना आपके लिए मुश्किल था और मेरे लिए भी। तो आपके पास अगर अभी भी पेपर है प्रीवियस ईयर वाला, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके सारे ही क्वेश्चंस के लोकेशन को मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए। Kerry, here I'm reminded of those humorous quotes from Sir Norman Whitson. As we get older, 3 things happen. First, your memory goes, and I can't remember the other 2. Right? इस तरह से उन्होंने लिखा। आइए इसकी बात करते हैं कैसे इसको आंसर में कहें। सो सिंपल, एक 1 मार्क का ये आंसर है आपको, और आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि येस द ऑथर साइट्स सर नॉर्मन विटसन्स वर्ड्स, बस इतना ही लिखना काफ़ी है। इसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने ये बताना है किसके ह्यूमरस, आपको पूछा गया था ह्यूमरस कॉट्स, ठीक है, वो ह्यूमरस कॉट किसका है, सर नॉर्मन विल्सन का है,
बस वही आपने लिखना है। सेंटेंस लिखिएगा सीधा, आपने अगर नॉर्मन विटसन लिख दिया वो अच्छा नहीं है, आप पूरा सेंटेंस ज़रूर लिखिए, ठीक है? इतनी तकलीफ़ ज़रूर कीजिएगा कि पूरा सेंटेंस लिखें आप। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी इज़। अब आपको ना पैसेज में कहीं पे भी इसका डायरेक्ट मीनिंग दे ही नहीं रखा है, ठीक है? आपको कहीं पे भी पैसेज में नहीं दे रखा है। अब आपको ये यहाँ पे अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है, ठीक है? देखिए आपकी नॉलेज आपके काम आती है या नहीं। इसका जो मीनिंग है वो होता है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, खास तौर पे कब, जब आपकी एज हो जाए, ठीक है? एज होने के जो पड़ाव है उसमें ये आता है, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा जो है डेमनीशिया, ये बेटा एज के हिसाब से नहीं होता, ठीक है? डेमनीशिया का मतलब है कि आप थोड़ा सा ना मतलब मेंटली कम सोच पा रहे हो, ठीक है? लेकिन ये होता है किस वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, चोट लग गई बेटा तब आप यूज़ करते हो, ठीक है? तो डेमनीशिया उसके लिए। यूथेंसिया, ये तो बड़ी आजकल चर्चा में है, ठीक है? मर्सी किलिंग कहते हैं इसे। मर्सी किलिंग का मतलब क्या होता है, ज़रा उसको समझते हैं। जब ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल हो जाए, ठीक है? ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए तो उसे कहते हैं कि मतलब एक ऐसी स्टेज आ गई है, ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, तो मेडिकल रीज़न्स की वजह से आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, तो उस केस में आपको अलोक किया जाता है अपनी जर्नी एंड करने के लिए, कॉल्ड लाइफ। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो होती है यूथेंसिया की। आजकल ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ केस हुआ था, इंडिया में भी केस हुआ था जहाँ पे ये जो है आपको दी गई। वैसे ये बात जो है मर्सी किलिंग की, राइट? ये लाइफ की स्टेज कुछ ऐसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा बेड रिडन है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, मतलब मौत का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? वो कुछ एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहा, तो उसे परमिशन दी जाती है कि कोई बात नहीं, इसे स्लोली स्लोली मरने दीजिए। इसकी सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं ना, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसे आप कह देते हैं कि वो जो लाइफ सपोर्टिंग बेड होता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है? वो हटा देते हैं, तो धीरे धीरे उसे नेचुरल डेथ मरने देते हैं। तो इसे कहते हैं यूथेनेसिया। बहुत आजकल न्यूज़ में था। यूरेशिया, ये कोई बीमारी नहीं है बेटा, ये तो एक वर्ड है जो, अगर आप कहो कि यूरोप प्लस एशिया बन के बना है, ठीक है? सॉरी, यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, ये कहलाता है यूरेशिया, राइट? आपको सबके मीनिंग क्लियर होंगे। एमनेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस होता है और ये एजिंग की वजह से होता है बेटा, ठीक है? दूसरा जो है डिमनेशिया, इसमें आपका ब्रेन सही वर्क नहीं करता, डिसीजन भी आप सही नहीं ले पाते, और रीज़न क्या है कि आपके ब्रेन में चोट लगी है। नेक्स्ट आता है यूथेंसिया, मर्सी किलिंग कहते हैं इसे, जहाँ पे लाइफ जो है वो जीने के लिए ना रहे, तो उस लाइफ को एंड करना सही है, ऐसा कहते हैं। मुझे यहाँ पे ना एक याद आ रहा है, बड़ा फेमस एक गाना है, उसका एक लाइन है, तो वो कहता है कि जिसे मौत ने ना पूछा उसे ज़िंदगी ने मारा, ठीक है? जिसे मौत ने ना पूछा उसे ज़िंदगी ने मारा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी कई बार जीना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो यूथेनेसिया की प्रॉब्लम है ये मेडिकल रीज़न्स की वजह से है, जब आप नॉर्मल लाइफ ना जी पाएँ। नेक्स्ट आता है आपके पास यूरेशिया। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये यूरोप प्लस एशिया है। हाँ,
ये मैंने जैसे बोला कि नॉट गिवन है, ठीक है, ऐसा भी होगा, लोकेशन आपको नहीं पता है, पर ये यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात या मैं कहूँगी वोकैबलरी की बात है कि अगर आपको समझ में आता है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह से, द लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया, बस इतना ही लिखेंगे, 1 मार्क का आंसर है और 1 मार्क आपको इतना ही लिखने में मिल जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज, carry off the remarks that the writer cites, which one warns us that even if you feel you do remember things, it could be unreliable. Reproduce the sentence. प्लीज़ अब यहाँ पे आप खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो आपको एक्सप्लेन करूँगी ही। अब यही फ्रेज़ है, यहाँ से जिस जो आंसर इसका बनता है, अब इसे लिखना कैसे है वो ज़रा देखिए। Okay, Sir Norman Whitson said, as we get older, 3 things happen. First is your memory goes, and I can't remember the two. अब इसको आपने बताना है, इसका मतलब क्या है? It means it is doubtful to believe a person with short memory regarding anything. तो कोई भी एक पर्सन जो है उसका मतलब किसी भी चीज़ को लेके राय या किसी भी चीज़ को लेके उसका ड्यूटीफुल होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको जो है शॉर्ट मेमोरी है, वो भूल जाएगा, तो रिलायबल नहीं हो सकते। इसका इतना ही मीनिंग लिखा जाएगा, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। डज द राइटर से दैट फॉरगेटफुलनेस अफेक्ट्स एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन? गिव रीजंस टू प्रूव योर पॉइंट। पहले तो हमने ये बताना है कि जो ये राइटर कह रहा है वो सही है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसकी रीजंस देनी है, फॉल्स है तो उसकी रीजंस देनी है। यहाँ डिफरेंट लाइंस को मैंने इकट्ठे किया है क्योंकि इन्हीं में इनका मीनिंग है। लोकेशन यहाँ पे आंसर की 2 जगह पे थी, तो इसी में से आपका आंसर आएगा। आई वॉन्ट कि आप इसको थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश कीजिए। वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। चलिए, सो यहाँ पे आंसर देखिए, करे दीज आर द डेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, सॉरी, ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, ये आई थिंक इसका आंसर थोड़ा मिस हो गया मेरे से, मैं लिखवा देती हूँ आपको ऐसे ही, ठीक है। हम्म, ये हो गया था, है ना, जी हो गया था, फिर हम एच पे आए थे और एच पे यहाँ पे आंसर जो है एच के बाद सीधा आई आ रहा है। खैर इसके आंसर नहीं दिया है, मैं आंसर इसका बता देती हूँ
Kere, does the writer says that forgetfulness affects everybody without exception? Give reasons. First of all, नहीं. ठीक है, आप कहोगे no, right? The writer mentions many senior citizens which means he does not include all, right? Which means he does not include all, right? Moreover, यहाँ पे अब आप लिखोगे moreover he cites the example of Dr. M.S. Swaminathan, who was a renowned scientist and had a remarkable memory. मेरे पास लिखने के लिए नहीं है, आप लिख लेना. So who was a scientist and had a remarkable memory. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा है. ठीक है, उसने मैनी सीनियर्स कहा है, उसका मतलब ये नहीं कि सारे ही उसमें आ गए. ठीक है, इंक्लूड ऑल. He cites the example of Dr. M.S. Swaminathan, who was a scientist and had an excellent memory. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो ये आपका 2 मार्क्स का आंसर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द पैसेज गिव्स यू ए हिंट दैट राइटर प्रेफर्स ट्रेडिशनल गेम्स टू द वंस मॉडर्न गैजेट्स. कौन सी लाइन से ये पता चलता है? तो ये रही लोकेशन, राइट. अब आप ज़रा कोशिश करिए इसे लिखने की, क्योंकि उन्होंने कहा है अंडरलाइन द रेलिवेंट वर्ड और द फ्रेज एंड रीप्रोड्यूस द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. और पैसेज में जो सेंटेंस है उसे बस रीप्रोड्यूस करना है. ठीक है, करिए, देखिए कौन सी फ्रेज है, ट्राई कीजिए. सो बात करते हैं यहाँ पे आंसर की. सो कैरी द वर्ड्स, these are the days of computer video games, but then crossword puzzles actually beat computer video games in slowing memory loss. Personally I feel my personally I find it very useful to attempt and solve and unscramble 6 or letters random combination into meaningful words. अब यहाँ पे ये मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ. ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ऑथर के ही वर्ड्स लिखे हैं, और मैंने वाकई में ऑथर के ही वर्ड्स लिखे हैं. लेकिन इसको मैंने क्या गलती कर दी, मैंने गलती कर दी कि यहाँ पे द वर्ड्स आर, मैंने यहाँ पे ना इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले. वो इन्वर्टेड कॉमास डालना ज़रूरी है ताकि पता चले कि यहाँ तक तो आप कोटेशन ही लिख रहे हो, राइट. सो कह रहे द वर्ड्स आर, there are days of computer video games, but then crossword puzzles actually beat computer video games in slowing memory loss.
Personally, I find it a very useful to attempt and solve crossword puzzles, unscramble 5 or 6 letters random combination into the meaningful words. यहाँ तक मैंने बताया कि कोटेशन क्या है. आगे मैं बता रही हूँ इसका. The author tries to project his preference of solving crossword puzzles to playing computer video games to slow memory process. ठीक है, तो यहाँ से वो वीडियो, ये जो मतलब ये सारी फ्रेज़ है, ये शो करती है कि वो बता रहा है कि वीडियो गेम से ज़्यादा, ठीक है, क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना उसके लिए स्लो मेमोरी प्रोसेस करता है, मेमोरी को जो है, सॉरी, मेमोरी लॉस को स्लो करता है. राइट, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन. Carry to which age group does the author belong? Spot the answer with citing words from the passage. अब उन्होंने बोला है कि आप बताओ कि कहाँ पे उसने बोला है. तो ना पैसेज की लास्ट लाइन आती है, सो माई सीनियर सिटीजन्स फॉलो द डजन ऑफ टिप्स अबव, सो माई सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स. राइट, यहाँ से उसने बोला है. अब यहाँ पे द लास्ट लाइन द पैसेज शोज दैट द ऑथर रिगार्ड्स सीनियर सिटीजन्स एज हिज फ्रेंड्स. इट मीन्स, इट मीन्स ही इज़ नियरली 60 और अबव. ऐसा हो सकता है वो नियर 60 है या अबव है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई वांट कि आप इसे ट्राई करो, वीडियो को यहाँ पे पोज कर दो, एट द एंड मैं इसके आंसर बताऊँगी. तो क्वेश्चन पढ़ो, लोकेशन देखो और फिर आप इसे आंसर करो. 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से करना, ट्राई कीजिए. देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि मेक अ फुल लिस्ट ऑफ देम, राइट देम वन बिलो द अदर. ठीक है, अब यहाँ पे है क्या क्या जो आपको लिखना है, बहुत कुछ है. करे लर्न अ फ्यू बेसिक, कोई न्यू स्किल सीखो. ठीक है, फॉलो अ डेली रूटीन, नई टास्क करो, मेक टू डू लिस्ट बनाओ. ठीक है, मेमोरी टूल्स, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ नहीं लिखोगे. किस तरह से लिखते हो, चलो आप देखिए ज़रा यहाँ पे. Answer is all the dozen tips include. All the dozen tips include learning a new skill, monitoring daily activities, keeping notes, placing belongings at the same place, indulging in mind and body activities, spending time with family and friends, volunteer in your community, eating well, preventing and controlling high blood pressure, avoiding alcohol, consulting a doctor and sleeping well. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से इसकी लिस्ट देनी है, तब जाके आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था. कल एक और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ हम आएंगे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमने कल करना है उसका पीडीएफ आज ही आपके साथ इस लाइन पे शेयर हो जाएगा. तो मेक श्योर कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरे से पहले कर लें. ठीक है, ताकि हम अपने आंसर्स मैच करें, और जब हमारे आंसर्स मैच हो जाएं तो हम ये कोशिश करें कि देखें, वेरीफाई करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें. ऐसी ही क्लासेस के लिए आप कंटिन्यू करिएगा ये प्रोसेस. हम सारा ही एग्ज़ाम जो है उसको किस तरह से करना है, आपके लिए ईजी बनाना है, लेकर आएंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.